सबसे पहले हम लोग बात कर लें फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स। ये कौन है बालक? क्या नाम है बच्चे आपका? हाँ स्टीव, आप इधर आइए। चलिए, नहीं कोई नहीं, आ जाइए, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अल्कोहल का जो भी प्रॉपर्टी है दैट इज मेनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। Alcohols have higher boiling point than alkyl halides or hydrocarbons having comparable molecular mass. क्या कारण होता है? In alcohols there will be intermolecular hydrogen bonding. Alcohols, alkyl halide और हाइड्रोकार्बन, अगर हम इसको कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का, then alkyl halides, then hydrocarbons. यही ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का और यही ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का। सॉलिबिलिटी की अगर हम बात कर लें, लोअर अल्कोहल्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, again because they form hydrogen bond with water molecules. जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ते जाएगा solubility will decrease. ये तो हर जगह पर है। like dissolves, like जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज पोलर ग्रुप, तो जब तक फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करता है वाटर में सॉल्युबल होगा, और जैसे ही नॉन पोलर अल्काइल पार्ट डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा solubility will decrease. So as size of alkyl group increases or as number of carbon atom increases, solubility will decrease. Physiological effect of alcohols की अगर हम बात करें, इथाइल अल्कोहल पीने से पाँव डगमगाने लगता है। ये देखिए सर हिला रहे हैं, जैसे रोज टेस्ट कर रहे हैं कि पाँव डगमगा रहा है नहीं कर रहा है। नहीं, मैं राणा साहब की बात कर रहा हूँ। देखा है ना, टेस्ट नहीं किया, मूवीज वगैरह में तो देखा ही है। जो इथाइल अल्कोहल पीने का एक्टिंग करता है उस इधर उधर चलते हैं वो। ब्रेन का कौन सा पोर्शन बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है? सेरिबेलम. So ethyl alcohol affects cerebellum portion of the brain. मिथाइल अल्कोहल पीने से लोग अंधे हो जाते हैं। मिथाइलेटेड अल्कोहल अगर पी लिए, देखते हैं पेपर में आज इतने लोग अंधे हो गए। मिथाइल अल्कोहल क्या इफेक्ट करता है? ऑप्टिकल नर्व. तो इथाइल अल्कोहल अफेक्ट्स सेरिबेलम, मिथाइल अल्कोहल अफेक्ट्स ऑप्टिकल नर्व. एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल दिस इज 100% इथाइल अल्कोहल. एब्सोल्यूट का तो मतलब ही होता है 100%. जैसे मैं किसी को बोल दूं ही इज एब्सोल्यूटली मैड, इसका मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा है। 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर. नॉर्मल मेथड से मैक्सिमम जो हम सेपरेट कर सकते हैं उसमें 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर. क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिफाइड स्पिरिट. किस तरीके का डेविएशन दिखाता है ये? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन.
और दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ही है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या? मैक्सिमम पॉसिबल जो अवेलेबल होता है मार्केट में परसेंटेज इथाइल अल्कोहल का, वो यही है. 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर. स्पिरिट जो आप यूज करते हैं, इंजेक्शन वगैरह जब लेते हैं तो लगता है ना. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसमें मैक्सिमम पढ़ चुके हैं हम लोग. सबसे पहला फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन से बनाने का क्या क्या तरीका देखा था हमने? एक तो हमने पढ़ा था एसिडिक हाइड्रोलिसिस. एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या पढ़े थे, याद है किसी को? दिस प्रोसीड्स वाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. So rearrangement also becomes one of the possibility. यहां पे तो rearrangement होगा नहीं. Mercuric acetate followed by reduction with sodium borohydride. यहां पे क्या याद रखना था? वाटर का सिंपल मार्कोनिकॉप्स एडिशन एंड H and OH आर एडेड फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन. वाटर का सिंपल मार्कोनिकॉप्स करेंगे, OH विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. और तीसरा हमने पढ़ा था इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. यहां पर वाटर का एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन and H and OH are added from same side of the plane. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, इसके लिए 3 मेथड्स हैं. फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम करा दें एक्वस KOH के साथ और विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, moist silver oxide, this is AgOH. तो यहां पर भी halogen will be substituted by OH group. By reduction of aldehydes, ketones and carboxylic acid. Aldehydes, ketones and carboxylic acid, इसका रिडक्शन करा करके भी we can synthesize alcohol. Aldehydes, इसका अगर हम रिडक्शन करा दें
एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन के पास. एल्डिहाइड्स, this is reduced to primary alcohol. ऐसे कीटोन्स अगर ले लें, कीटोन्स विल बी reduced to secondary alcohol. उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर हम रिडक्शन करा दें विथ हाइड्रोजन और विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, here carbonyl group gets reduced to CH2 group. So by reduction of aldehydes, ketones and carboxylic acids, industrial preparation of ethyl alcohol. Industrial preparation of ethyl alcohol. इंडस्ट्रीज के लिए इथाइल अल्कोहल का सिंथेसिस किस किस से करते हैं, सुक्रोज से या स्टार्च से. सबसे पहला देख लें, फ्रॉम सुक्रोज. सुक्रोज, दिस इज डाइसैकेराइड. सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, तो यहां पर मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. This is also known as inversion of cane sugar. इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन सुगर क्यों बोलते हैं? सुक्रोज, दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. मगर यहां पर ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो मिक्सचर होता है this is levorotatory. So your optical rotation changes from dextro to levo. क्या ऑर्डर होता है इसका? फर्स्ट ऑर्डर. दिस इज एग्जांपल ऑफ pseudo first order reaction. Molecularity is 2 and order is 1. From starch. स्टार्च, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डायस्टेस, तो यहां पर मिलता है n यूनिट्स ऑफ maltose. Maltose, this is again disaccharide. माल्टोज, माल्टोज को तोड़ने का काम करता है माल्टेज. ये मिल गया ग्लूकोज.
और एक बार ग्लूकोज मिल गया तो ग्लूकोज पे एक्ट करता है एंजाइम जाइमेज, ये तोड़ देता है इसको इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही रिएक्शन यहां भी इसके बाद एक बार ग्लूकोज मिल गया तो ग्लूकोज को ट्रीट कर देंगे जाइमेज के साथ, बन जाएगा। इसी तरीके से चावल को सड़ा करके या शुगर केन से बनता है ये सब, जिसको लोग इतने शौक से, सब सड़ा हुआ चीज है। कभी गांधी जी का देखते हैं हर जगह पे फोटो लगा रहता है डंडा लेकर के, शराब पीना बुरी बात, पिएंगे तो मेरे जैसे हो जाएंगे। सिर्फ हड्डी ही बचेगा फिर। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किसको याद है? फेनॉल बेंजीन का रिएक्शन क्यूमीन प्रोसेस, दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। इसमें बेंजीन का रिएक्शन हम करा देते हैं प्रोपीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब एल्कीन का रिएक्शन तो आपने पढ़ा ही है। एल्कीन कौन सा रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। H3PO4 ये एसिड है, मतलब इससे H+ मिल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल, दिस विल बी एडेड टू एल्कीन, और यहां पर ये बन गया आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, दिस विल बी फॉर्म्ड एज द इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो इलेक्ट्रोफाइल मिला ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया इसके थ्रू बेंजीन रिंग विल बी अटैच्ड, और हमें मिल जाएगा यहां पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस रिएक्ट्स विथ एयर और इसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये बना लेता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस इज अनस्टेबल। इसको एक बार अगर हम हीट कर दें तो OH ग्रुप ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है और ये रिमेनिंग पार्ट बाहर निकल जाता है। और यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स बनते हैं, एक तो फेनॉल और दूसरा एसीटोन। क्लोरोबेंजीन, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें विथ 6 to 8%,
sodium hydroxide at 623 Kelvin, 300 atmospheres. एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से तो देता नहीं, और एक बार हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा मतलब रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगा. सो एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स. तो जो भी इसका रिएक्शन होगा बहुत हाई टेम्परेचर पर होगा, बहुत हाई प्रेशर पर होगा. यहाँ पर NaOH के साथ क्या होता है, एक तो यहाँ पर NaCl बाहर निकलता है, एक वाटर बाहर निकलता है, और बेंजीन के ऊपर आ गया ONA. तो सबसे पहले हमें मिल जाता है सोडियम फेनॉक्साइड. सोडियम फेनॉक्साइड, दिस रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, ये बन गया फेनॉल. क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, डाउस प्रोसेस. सबसे पहले हम वो रिएक्शन देख लें जिसमें अल्कोहल में या फेनॉल में OH बॉन्ड टूटेगा. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और एक बार OH बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें, एलिफैटिक अल्कोहल से मिलेगा अल्कोक्साइड आयन, और फेनॉल से मिलेगा फेनॉक्साइड आयन. अल्कोक्साइड आयन और फेनॉक्साइड आयन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, फेनॉक्साइड. फेनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, whereas alkoxide ion is destabilized due to plus I effect of alkyl group. तो इसका फॉर्मेशन आसानी से होगा, मतलब फेनॉल से H प्लस ज़्यादा आसानी से बाहर निकलेगा. सो फेनॉल विल बी मोर एसिडिक देन अल्कोहल. और OH बॉन्ड ज़्यादा आसानी से कहाँ पर टूटेगा, जो ज़्यादा एसिडिक होगा या जो कम एसिडिक होगा, जो ज़्यादा एसिडिक होगा. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर for OH bond fission reaction is directly proportional to acidity. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स उतना ज्यादा प्लस आई, और प्लस आई एसिडिटी को कम करता है या बढ़ाता है, कम करता है. तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा एसिडिटी उतना कम होगा. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, प्राइमरी. लीस्ट विल बी टर्शरी. एंड एलिफैटिक अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फेनॉल. तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा फेनॉल, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ OH बॉन्ड फिजन रिएक्शन. सबसे पहला अल्कोहल्स का रिएक्शन अगर हम करा दें बेसिक मेटल के साथ. बेसिक मेटल का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकाल देना. तो यहाँ पर भी OH बॉन्ड फिजन होगा, विल गेट सोडियम अल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन. बिल्कुल उसी तरीके से फेनॉल का रिएक्शन अगर हम करा देते सोडियम मेटल के साथ,
तो यहां पे बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। एलिफेटिक अल्कोहल्स का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें क्या होगा? एसिड बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा। एलिफेटिक अल्कोहल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? वाटर। एलिफेटिक अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, मगर दूसरा कोई एलिफेटिक अल्कोहल्स अगर हम ले लिए तो वाटर से कम एसिडिक, और वाटर से कम एसिडिक मतलब बेसिक। अब दो बेस के बीच में तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा नहीं, मगर यहीं पर अगर हम फेनॉल ले लें तो फेनॉल बीइंग मोर एसिडिक देन वाटर, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एंड विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। तीसरा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जब भी एलिफेटिक अल्कोहल्स का या फेनॉल का हम रिएक्शन करा दें विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एलिफेटिक अल्कोहल्स या फेनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ अगर करते हैं तो क्या होता है? एल्काइल पार्ट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉम्बाइंस विथ एसिडिक हाइड्रोजन, ये कॉम्बाइन कर जाएगा, और एक बार कॉम्बाइन कर गया मतलब विल गेट हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से एल्केन्स बनता है और फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड से बेंजीन बनता है। फर्स्ट वाले रिएक्शन में OH बॉन्ड फिजन हो रहा है ना। सोडियम बेसिक मेटल है, बेसिक मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालता है एज हाइड्रोजन। और लास्ट हम यहां पे देख लें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन अगर हम करा दें अल्कोहल के साथ, यहां पर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है CO बॉन्ड फिजन रिएक्शन और अल्कोहल में होता है OH बॉन्ड फिजन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड फिजन और अल्कोहल्स में OH बॉन्ड फिजन, ये दोनों, ये वाटर बाहर निकल जाएगा एंड विल गेट एस्टर। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड फिजन होता है। दूसरा हम आ जाए यहां पर reactions in which CO bond fission takes place। वैसा रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा?
कार्बोकेटायन, CO बॉन्ड तोड़ना आसान कहां पर है, एलिफेटिक अल्कोहल्स में या फिनॉल में? फिनॉल में तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा मतलब यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और एक बार नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गया तो बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो जाता है। तो CO बॉन्ड ज्यादा आसानी से किस में टूटेगा, एलिफेटिक अल्कोहल। वैसे भी हमें इंटरमीडिएट क्या चाहिए यहां पर, कार्बोकेटायन, और हमने क्या पढ़ा है, बेंजीन रिंग पर या मल्टीपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहां पर तो CO बॉन्ड का टूटना बहुत ही मुश्किल है, और यह रिएक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। मतलब यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन फेनॉल। फिनाइल और विनाइल कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल। अब यहां पर अगर हम एग्जांपल्स देख लें, ये सारा रिएक्शन कल ही पढ़े हम लोग। अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करा दें विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, या अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करा दें PCl5 के साथ, अल्कोहल्स का रिएक्शन PCl3 के साथ, एंड फोर्थ अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करा दें थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये सारे वो रिएक्शंस हैं अल्कोहल में जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। Oxidation reaction of alcohols, सबसे पहला हम देख लें यहां पर विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और CrO3, क्या मिलता है यहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, here primary alcohols are oxidized to aldehydes
and aldehyde, this is further oxidized to carboxylic acid. सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम करा दें, then this is first of all oxidized to ketones, and ketone is further oxidized to mixture of carboxylic acid. जैसे सपोज हम यहां पे ले लें अब इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दिए तो सबसे पहले तो मिल गया ये मिल गया हेक्सेन 2-on. Now oxidation of unsymmetrical ketones, this is governed by Popov's rule. Oxidation of unsymmetrical ketones, this is governed by Popov's rule. ये क्या बोलता है, जब भी अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे बॉन्ड कहां से टूटेगा, छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ या बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के साथ. बॉन्ड यहां पर टूटता है बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के साथ. छोटा वाला एल्काइल ग्रुप जो है वो ये कार्बोनिल कार्बन के साथ लगा रहेगा. जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है यहीं से बॉन्ड टूटेगा एंड विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 2 कार्बन वाला और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 4 कार्बन वाला. तो पोपोव्स रूल में बस क्या ध्यान में रखना है, जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है उसी साइड से बॉन्ड टूटेगा. और एक यहां पर मिल जाएगा इथेनोइक एसिड और एक मिल जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है. जैसे अगर हम यहां पे ले लेते CH3 ब्यूटेन 2-on, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्या बनेगा, सिर्फ एसिटिक एसिड बनेगा. यहीं से बॉन्ड टूटेगा, इधर से भी कितना कार्बन 2, इधर से भी 2, तो 2 कार्बन वाला सिर्फ एसिड बनना है और विल गेट ओनली एसिटिक एसिड एज द प्रोडक्ट. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लेते हैं यहां पर, PCC, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें हम लेते हैं PCC, pyridinium chlorochromate. इसमें प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू aldehyde and secondary alcohols are oxidized to ketones. Or here oxidation will stop at aldehyde or ketonic stage.
electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction of phenol. फेनॉल इसी को हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड. फेनॉल में जो OH ग्रुप है इसका होता है प्लस R इफेक्ट. सो दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजिशन पर डायरेक्ट करेगा. एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप. फेनॉल पोलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है एज फेनॉक्साइड आयन. फेनॉल पोलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा एज फेनॉक्साइड आयन. फेनॉक्साइड आयन इसमें भी O माइनस का हो जाएगा प्लस R इफेक्ट. सो दिस विल ऑल्सो बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. And this is example of a strongly activating group. This is example of a strongly activating group for electrophilic substitution reaction. तो फेनॉल अगर फेनॉक्साइड आयन के फॉर्म में है then all the ortho and para positions will be highly activated for electrophilic attack. अब देखिए जैसे फेनॉल का रिएक्शन अगर हम करा दें ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, फेनॉल इज ट्रीटेड टू ब्रोमीन वाटर. तो वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट. सारा ऑर्थो और पैरा पोजिशन हाईली एक्टिवेटेड है. ब्रोमीन से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? Br प्लस. सो Br प्लस विल अटैक ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस और हेयर विल गेट ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल. यही बनेगा. मगर यहीं पर फेनॉल का रिएक्शन अगर हम करा दिए ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म. नॉन पोलर सॉल्वेंट में फेनॉल अनआयोनाइज्ड होगा और यहां पर फेनॉल के ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा. सो हियर all the ortho and para positions will not be highly activated. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में यहां पे हो जाता है मोनो सब्स्टिट्यूशन और यहां पर एक तो बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट. ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल एंड पैरा ब्रोमोफेनॉल. ऑर्थो और पैरा में पैरा दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट. ज्यादा तो नहीं लिखवा रहा मैं. जितना लिखवाएंगे इसको याद करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा. वेरी गुड. हाँ, जैसे अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, आज का जो मेरा क्लास होगा इसको रिवाइज करते हैं घर पे.
एक बार पढ़ के फिर PYQ कीजिए और फिर PYQ के थ्रू रिवाइज कीजिए। ये काम कर लीजिए, देखिए उसके बाद क्या चमत्कार होता है। क्या करना है, घर पे जाकर के एक बार, अब रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, एक बार आपने पढ़ लिया है तो जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको आधे घंटा, मैक्सिमम हम मान ले 1 घंटा, 1 घंटे में आप उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर उस चैप्टर का PYQ सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, फेनॉल का रिएक्शन अगर हम करा दें विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से इलेक्ट्रोफाइल मिलता है नाइट्रोनियम आयन। अब डाइल्यूट लिए हैं इसका मतलब वाटर एक्सेस में है, और वाटर एक्सेस में मतलब नाइट्रिक एसिड कम अमाउंट में है, तो यहां पर से जो नाइट्रोनियम आयन मिलेगा ये कम अमाउंट में मिलेगा, और कम अमाउंट में मिलेगा तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा या ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहां पर फिर से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। NO2 ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थो पैरा में मेजर यहां पर ऑर्थो हो जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहां पर ऑर्थो फॉर्म विल बी मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल, दे आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। दोनों में हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑर्थो। इसमें ऑर्थो में क्या हो गया, इंट्रा, और जब भी इंट्रा होता है तो इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, वोलेटाइल कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहां पर दिस विल हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट, दिस विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। मेटा और पैरा फॉर्म में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मगर यहीं पर अगर हम फेनॉल का रिएक्शन ये करा दें विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या होता है यहां पे, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रिक एसिड एक्सेस में है और नाइट्रोनियम आयन एक्सेस में है, सो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल और पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड वैसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में जैसे पेपर आप डाल दिए तो क्या होगा, राख बन जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का काम क्या होता है, सब चीज को राख में बदल देता है, मतलब उसमें जंप नहीं मारना है। तो वैसे ही फेनॉल के भी केस में क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट फेनॉल का वैसा बच पाता है जो कि पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो पाए। हियर मोस्ट ऑफ द पार्ट most of phenol is oxidized to black tarry material.
फेनॉल का रिएक्शन अगर हम करा दें क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, then aldehyde functional group is introduced at ortho and para positions. कौन सा रिएक्शन? रिमर्टिमन रिएक्शन। यहीं पर अगर हम ले लेते कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्डिहाइड की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। और यहां मिल जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ये हर जगह पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जहां भी इंट्रामोलिकुलर होगा मतलब ऑर्थो विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। फेनॉल का रिएक्शन अगर हम करा दिए कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो यहां पर भी वी गेट सैलिसाइलिक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किस केस में? जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो, और ऑर्थो वाला हमेशा ज्यादा वोलेटाइल होगा। लास्ट वाला रिएक्शन का नाम कॉलबेस। फेनॉल का रिएक्शन अगर हम करा दें विथ फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर SO3H ग्रुप गेट्स इंट्रोड्यूस्ड at ortho and para position. This is major product. Ortho form is the major product at low temperature. And para form is the major product at high temperature. Ortho form here is kinetically controlled, para form is thermodynamically controlled. ये सब चीजों पे नहीं जाना है अभी। चलिए, तो सैलिसाइलिक एसिड ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होता है सैलिसाइलिक एसिड। अब सैलिसाइलिक एसिड में एक OH ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम किसी एसिड के साथ या एसिड डेरिवेटिव के साथ करा दें, तो सैलिसाइलिक एसिड का कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा? अल्कोहल और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है, तो किसी एसिड या एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो सैलिसाइलिक एसिड का OH पार्ट रिएक्ट कर जाएगा, और वैसे ही किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सैलिसाइलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक पार्ट रिएक्ट कर जाएगा। जैसे सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम करा दें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ,
सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहां पर एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। एक तो एसिटाइल ग्रुप यह हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन को एसिटिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, COCH3, मतलब एसिटाइल ग्रुप। तो यहां पर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन, दिस इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब, पायर का मतलब ही होता है फायर, टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए और बुखार वगैरह में एंटीपायरेटिक ही लेते हैं हम लोग। एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द को कम करे। क्या समझ गए? एनाल्जेसिक का काम क्या होता है बच्चे? पेन किलर, दर्द को कम करता है। कौन से दर्द को? कौन सा दर्द पूछते ही देखिए चेहरे में हंसी आ गई। तो सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करने पे बनता है एस्पिरिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और कुछ लेस इंपॉर्टेंट है मगर निट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसे सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम करा दें मिथेनॉल के साथ, तो यहां पर क्या होगा? एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन, एसिड और अल्कोहल के बीच में स्टेरिफिकेशन हो जाएगा यहां पर, और ये बन जाएगा इसको हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल सैलिसाइलेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठंडा तेल जिससे ठंडक पहुंचती है, उसका मेजर कंपोनेंट ही होता है मिथाइल सैलिसाइलेट। और यहीं पर अगर हम सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन करा देते फेनॉल के साथ, फेनॉल के साथ अगर रिएक्शन करा दिए तो यहां पर फिर से स्टेरिफिकेशन, ये बन जाएगा फिनाइल सैलिसाइलेट। फिनाइल सैलिसाइलेट, this is also known as Salol. Salol, this is used as intestinal antiseptic. तो बस इतना याद रखना है, एसिड अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है सैलिसाइलिक एसिड में। एसिड या एसिड डेरिवेटिव के साथ फेनॉल का OH ग्रुप रिएक्ट करेगा। सैलिसाइलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बनाता है एस्पिरिन, मिथेनॉल के साथ बनाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और फेनॉल के साथ बनाता है सलॉल।
ईथर्स, ईथर में जो इंपॉर्टेंट है बस उसको देख लें। चलिए बिल्कुल लास्ट, खड़े हो जाइए बच्चे। एक सिमेट्रिकल ईथर हम लिख दें। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर्स का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता और ये नॉन पोलर नहीं होता। क्यों? इससे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होता। जिसको भी पता है हाथ उठाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? आगे से याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कुछ भी बोलना है, सही गलत से मतलब नहीं है, बोलना है। बोलेंगे मतलब आप सोच रहे हैं। हाँ बोलिए बच्चे। इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। अगर लीनियर होता तब तो वेक्टर्स का कैंसिलेशन हो जाएगा यहाँ पर, और एक बार नेट वेक्टर जीरो आ गया मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो। मगर इथर्स के केस में क्या है हमारे पास? दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। तो जैसा वाटर के केस में होता है वैसे ईथर का स्ट्रक्चर होगा। और दिस हैज बेंट स्ट्रक्चर, और बेंट स्ट्रक्चर में वेक्टर्स का कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, एक नेट वेक्टर आ जाएगा। तो ईथर्स का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लीनियर नहीं होता, दैट इज बेंट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में दो यहां पर बस याद रखेंगे। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम करा दें विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब AgOH, उसके साथ तो अल्कोहल बन जाता है। मगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड अगर हम ले लें तो यहां पर बन जाता है ईथर्स। और दूसरा तो हमने पढ़ा ही था, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम करा दें सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ, तो यहां पर NaX बाहर निकल करके वी गेट ईथर्स। यहां पे ध्यान क्या रखना होता है? शुड बी प्राइमरी। टर्शरी अगर ले लेंगे तब तो ईथर नहीं बनेगा, उस केस में बन जाएगा एल्कीन्स, और वहां पे सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगा। fission reaction of unsymmetrical ethers. क्या हो गया? Fission reaction of unsymmetrical ethers. जैसे हम लिख दें यहां पर
फिजन रिएक्शन ये दिखाता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जैसे हम इसका रिएक्शन करा दें विथ HI। तो यहां पर बस क्या ध्यान में रखना होता है, द न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पर, I माइनस विल अटैक द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। मतलब यहां पे बन जाएगा CH3I, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बना लेगा एल्कोहल। वैसे ही अगर हम यहां पे लिख दें ये बना लिया CH3I प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहां पर ध्यान क्या रखना है हमें, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। और ऐसा क्यों होता है, as the reaction proceeds by SN2 mechanism। और SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहां पर लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस है और जहां पर बल्किनेस कम है। मगर यहां पर एक्सेप्शन कब आ जाता है, जब एक टर्शरी एल्काइल ग्रुप है। ये टर्शरी है। अब अनसिमेट्रिकल ईथर में अगर एक टर्शरी वाला आ गया, देन आयोडीन विल गो विथ टर्शरी एल्काइल ग्रुप, और यहां पर आयोडीन अब इसको अटैक करेगा, और यहां पे मिल जाएगा मिथानॉल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब यहां पर मैकेनिज्म SN2 नहीं हो रहा, अब यहां पर मैकेनिज्म होगा SN1, और SN1 मैकेनिज्म में क्या बनना है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। यहां से अगर हम बॉन्ड को तोड़ देते, यहां से बॉन्ड को तोड़ दिए तो कार्बोकैटायन बना प्राइमरी, और दूसरे वाले साइड से अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टर्शरी। प्राइमरी और टर्शरी में ज़्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोकैटायन, टर्शरी। मतलब यहीं से बॉन्ड तोड़ेंगे, और जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना वही I माइनस के साथ कंबाइन करेगा। समझ गए? तो अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में बस क्या याद रखना है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, हैलोजन गोज विथ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। डिफरेंस बस कहां पे आ जाएगा, जब एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी है, उस केस में हैलोजन विल गो विथ टर्शरी एल्काइल ग्रुप। फेनॉल के केस में ये रिएक्शन बहुत आसान हो जाता है। क्या क्या बोल रहे हैं, टर्शरी पे, अच्छा सॉरी। इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, टर्शरी के साथ आयोडीन। फेनॉल के केस में अगर हम देख लें, और इस तरीके का अगर है, तो फेनॉल के केस में आपको क्या पता है,
यहाँ तो ये वाले ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में होगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन लगा इसके बीच में बॉन्ड टूट पाएगा नहीं, तो यहाँ पर बॉन्ड कहाँ से टूटना है, यहाँ से। अब इसका रिएक्शन अगर हम HI के साथ करा दें तो एक तो बन गया आपके पास फेनॉक्साइड आयन और एक बन गया CH3+। CH3+ I- के साथ कॉम्बाइन करके CH3I बनाएगा और दूसरा प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा फेनॉल। तो एक बार फिनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस केस में एक प्रोडक्ट फेनॉल बनता है। वैसे ही हम लिख दें यहां पे कहां से बॉन्ड तोड़ दें, ऑक्सीजन और CH2 के बीच में। ये आ गया माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। एक प्रोडक्ट फिर से बन गया फेनॉल और एक प्रोडक्ट बन गया बेंजाइल आयोडाइड। लिख लिए? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक तो हमारे पास होता है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट याद है सबको। टर्शियरी अल्कोहल गिव्स व्हाइट पीपीटी immediately, secondary alcohol within 5 minutes, and primary alcohol does not give white precipitate with Lucas reagent at room temperature. Lucas reagent क्या होता है? Mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. दूसरा जो टेस्ट होता है यहाँ पे विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट, इसको बस आप याद रखिए फिलहाल। RBC, रेड ब्लड सेल्स, मगर यहां पे रेड ब्लड सेल्स नहीं है। ये प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर्स टेस्ट में देता है रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल ये देता है ब्लू कलर, एंड टर्शियरी अल्कोहल ये विक्टर मेयर्स टेस्ट के साथ कलरलेस। हो गया आरबीसी। तो विक्टर मेयर्स टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर, सेकेंडरी ब्लू, टर्शियरी कलरलेस। यहां पर सेट ऑफ रिएजेंट्स जो होते हैं का सबसे पहला PI3 और HI,
दूसरा हम यहाँ पर यूज करते हैं HNO2, दैट इज NaNO2 प्लस HCl, सॉरी सेकंड होगा AgNO2 और थर्ड होता है यहाँ पर HNO2, that is NaNO2 plus HCl. So these are the set of reagents which will be used in Victor Mayer's test. फेनॉल के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, Gibbs violet color complex with neutral FeCl3. समझ गए? जब इतना क्विक आप लोगों ने कभी अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा है? स्कूल में भी इतना फास्ट नहीं होता। चलिए कीजिए अपने अपने रजिस्टर में। दिखाना क्या टाइम होगी। चलिए पहला तो बिल्कुल आसान है। Hg2+ मतलब HgSO4 H2SO4। क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले होता है वाटर का मार्कोनिकॉप्स एडिशन। OH will go to that multiple bonded carbon which has lesser number of hydrogen. Triple bond gets converted to double bond, enol बन जाता है। Then enol tautomerizes to more stable keto form. जिस कार्बन पे OH होता है वही कार्बन कार्बोनिल ग्रुप पे कन्वर्ट होता है। तो X हो गया यहाँ पर
CH3 COCH3, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। क्लेमेंसेंस रिडक्शन में कार्बोनिल ऑक्सीजन की जगह पर 2 हाइड्रोजन, और ये बन गया CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। दूसरे केस में आ जाएं, आयोडोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर के साथ, क्या बनेगा? इथाइन। ये रिएक्शन होता है यहां पर। दिस रिएक्ट्स विद 6 moles ऑफ सिल्वर, ये 6 AgI बाहर निकलता है एंड वी गेट इथाइन। तो जब भी हेलोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर के साथ करेंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, विल गेट इथाइन एज द प्रोडक्ट। ये हो गया इथाइन। ठीक है, अब इथाइन करा रहे हैं फिर से हाइड्रोलिसिस। एक कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन, जिस पर OH वही कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। टर्मिनल कार्बन कार्बोनिल में मतलब एल्डिहाइड, तो B तो बन गया यहां पर एसिटल्डिहाइड। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्कोहल। रिडक्शन में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करा दिए इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, अल्कोहल का काम बस यहां पर क्या होता है? टू गिव एसिडिक हाइड्रोजन, और ये एसिडिक हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल पार्ट के साथ कंबाइन करता है, और यहां पर D हो जाएगा इथेन। बात आई समझ में? तो क्रैश कोर्स के पहले दिन से लेकर के अब तक कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है? क्वेश्चंस हो रहे हैं? वेरी गुड। किस किस ने PYQ सीरियसली ट्राई किया है घर पे? हाथ उठाइए एक बार। हो रहे हैं बच्चे घर पे? आप ही से पूछ रहा हूं कि किया है घर पे? DPP की बात नहीं कर रहा मैं, PYQs। पहले PYQ करना है। प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस वो जरूर हो जाने चाहिए हर चैप्टर्स के। क्लास 12th में कोई बुक तो लिया ही होगा आप लोगों ने, प्रदीप टाइप का या कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का? सिर्फ NCERT? NCERT के अलावे जो भी बुक है, NCERT के अलावे जो भी बुक है आपके पास, उसमें चैप्टर के बाद PYQ दिया रहेगा, वहां से भी PYQ कर सकते हैं, या मॉड्यूल आपको मिला ही है, मॉड्यूल में भी PYQ है, वहां से भी PYQ कीजिए। समझ गए?